नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं बांग्लादेश बॉर्डर पर लाइनों में खड़े घुसपैठियों की तस्वीरें। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को डिटेक्ट और डिलीट करने के बाद डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जो बांग्लादेशी कई साल से बड़े आराम से अवैध तरीके से बंगाल में घुसे, हमारे देश में बसे, अब वो जल्दी से जल्दी वापस भागने की फिराक में है। बंगाल में सरकार बदली, फिजा बदली और बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद अपना सामान समेटकर बॉर्डर पर पहुंच गए। नोट करने वाली बात है कि शुभेंदु अधिकारी ने तो पुलिस को निर्देश दिया है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे घुसपैठियों को अरेस्ट न किया जाए, जेल न भेजा जाए, होल्डिंग सेंटर्स में न पहुंचाया जाए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। बीएसएफ उन्हें बांग्लादेश अथॉरिटीज को सौंपेगी, क्योंकि सरकार कानूनी पर्चे में पटकर घुसपैठियों को लंबे वक्त तक मांस भात खिलाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बंगाल में जो घुसपैठिए खुद ब खुद अपने मुल्क वापस लौट रहे हैं, उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा, लेकिन जो घुसपैठिए छुपे हैं उन्हें खोज खोज कर होल्डिंग सेंटर्स में डाला जाएगा। बंगाल के 2 जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बना दिए गए हैं, बाकी सभी जिलों में बन रहे हैं। 2 होल्डिंग सेंटर्स में कितने घुसपैठियों को पहुंचाया जा चुका है, वहां किस तरह के इंतजामात हैं, यह भी आपको दिखाऊंगा। और जो बांग्लादेशी बॉर्डर पर पहुंचे वो हमारे देश में कैसे घुसे, बंगाल से केरल तक कैसे पहुंचे, उन्हें किसने पनाह दी, किसने उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए और वह वापस क्यों लौटना चाहते हैं, उन्हें किस बात का डर है, और क्या घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलेगा। सरकार ने आज जो हाई पावर कमेटी बनाई है उसमें कौन कौन मेंबर होंगे, उनका काम क्या होगा, अमित शाह ने डेमोग्राफी चेंज को रोकने के लिए क्या रणनीति बनाई है, इन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको शुभेंदु अधिकारी की बात सुनाता हूं, इससे आपको समझ आएगा कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन क्यों हुआ और उनके दिल में इतना खौफ कैसे भरा। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है, और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो ग्राउंड पर देख रहे हैं और लोगों को भी दिखाई दे रहा है। बंगाल पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले कर रही है और बीएसएफ के जवान घुसपैठियों को बॉर्डर पर बने बफर जोन तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं देखी गई। घुसपैठियों को ट्रकों में भरकर बॉर्डर तक ले जा रहे बीएसएफ के जवानों की तस्वीरें पहली बार देखने को मिली हैं। ये वीडियो नॉर्थ 24 परगना का है, जहां पुलिस ने घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले किया। चूंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीधे बांग्लादेश में धकेल नहीं सकती, इसलिए पहले बांग्लादेश अथॉरिटी से बात की जाएगी, घुसपैठियों की पहचान कंफर्म होगी और इसके बाद उन्हें फॉर्मली बांग्लादेश के हवाले कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस में जितना वक्त लगेगा तब तक घुसपैठियों को बफर जोन में रखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बंगाल में घुसपैठियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, इन घुसपैठियों को कहां से पकड़ा गया? तो इसका जवाब यह है कि यह सब बंगाल में बदलाव का असर है, बीजेपी की सरकार बनने का असर है। इतना खौफ है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए सालों पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसे थे, वो अब खुद ब खुद वापस भागने के जुगाड़ में लगे हैं। बंगाल की हाकिमपुर बॉर्डर चेकपोस्ट पर अवैध बांग्लादेशियों की भीड़ लगी है। इनमें से कुछ 5 साल पहले भारत में घुसे थे, कुछ तो 10-15 साल पहले आए थे, कुछ बंगाल में रह रहे थे
और कुछ तो केरल तक पहुंच गए थे। ज्यादातर ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए वोटर कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिए थे। लेकिन कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के सभी 23 जिलों के डीएम्स को अपने अपने जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया और इसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को लगा कि अब उनका भारत में रहना मुश्किल है। होल्डिंग सेंटर में जाने से बेहतर है अपने मुल्क का रास्ता देखा जाए। इसीलिए आज सुबह से नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की लाइन लग गई। क्योंकि घुसपैठियों के खिलाफ बंगाल की नई सरकार ने सख्त रुख अपनाया है, जो लोग घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन की बात कही गई है। इसका भी असर हुआ। मकान मालिकों ने जिन लोगों को घर किराए पर दिया है उनके डॉक्यूमेंट चेक करने शुरू कर दिए, बांग्लादेशियों को घर खाली करने के लिए कह दिया। इसी का नतीजा है कि नॉर्थ 24 परगना की हाकिमपुर चेक पोस्ट हो या मालदा का बॉर्डर इलाका हो, हर जगह बांग्लादेश लौटने वाले घुसपैठियों की भीड़ लग गई है। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार आज हाकिमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट पर पहुंचे, लोगों से बात की। इन लोगों ने माना कि वो बांग्लादेशी हैं और उन्हें इस बात का एहसास है अब यहां रहना मुश्किल होगा, इसलिए परिवार समेत वापस लौटना चाहते हैं। स्वरूप नगर के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर यहाँ पर काफी सारे बांग्लादेशी इकट्ठे हुए हैं जो पिछले कई सालों में बांग्लादेश से काम के तलाश में भारत में आए थे और भारत में गैर कानूनी तरीके से वो रहते थे। सीमा पार करते हुए वो गैर कानूनी तरीके से वो भारत आए थे। बॉर्डर में किसी ने पैसा दिया था, किसी दलाल को, और किसी ने छुपके से बॉर्डर पार करते हुए भारत आ पहुंचे थे और पिछले कई सालों से भारत में रह रहे थे। अब जब एसआईआर का प्रक्रिया में डिटेक्ट के साथ साथ डिलीट हो चुका है और अभी डिपोर्ट का जो समय चल रहा है, तो इसी बीच जैसे कि देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में इसी तरीके से शेल्टर बनाया गया है, तो उस शेल्टर में ना पहुंच पाए, उसके कारण से यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है बांग्लादेशी जितने भी आए थे घुसपैठी वो वापस अपने देश यानी बांग्लादेश जाने के लिए इस समय बॉर्डर एरिया में यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा बांग्लादेशी जो अलग अलग समय पे भारत में आए थे वो वापस जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। दीदी কোথায় কতদিন আগে এসেছিলে? 4 বছর আগে। 4 বছর আগে কিভাবে এসেছিলে? আমার এটা মনে নেই। মনে নেই কেন? মনে নেই, 4 বছর হয়ে গেছে, ওটা মনে থাকে? কিভাবে এলে সেটা মনে নেই? না, ওটা মনে নেই। কি কাগজ আছে তোমার কাছে? এটা মানে জন্ম সার্টিফিকেট আছে। জন্ম সার্টিফিকেট। কতজন এসেছিলে? আমরা 4 জন এসেছিলাম। तो ये दीदी का कहना है कि ये 4 साल पहले काम के तलाश में भारत आए थे और अभी वो जिस घर पे रहते थे उस घर के मालिक को कहा गया है कि जितने भी बांग्लादेशी है उनको घर से निकाल देने के लिए, और घर से उन्हें निकाल दिया गया और उसके बाद वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए यहाँ पर हाकिमपुर चेक पोस्ट पर फिलहाल के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ वही नहीं, अलग अलग बांग्लादेश से अलग अलग जिलों से आए लोग जितने भी हैं जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ओंकार सरकार ने बहुत सारे लोगों से बात की और जिनसे बात की उन्हें हिंदी नहीं आती, वो बंगला बोलते हैं। कुछ घुसपैठियों ने टूटी फूटी हिंदी सीख ली है। इस सब ने जो कहा उसमें एक बात कॉमन है, सब के सब ममता बनर्जी की सरकार जाने से बहुत दुखी हैं। ज्यादातर घुसपैठियों ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के जमाने में उन्हें दिक्कत नहीं थी, उन्हें रहने की जगह भी मिल जाती थी, काम धंधा भी मिल जाता था, लेकिन बीजेपी ने 20 दिन में ही जीना मुश्किल कर दिया, इसलिए अब अपने मुल्क वापस लौटने में ही भलाई है। बांग्लादेश से। बांग्लादेश में कहाँ पर? सातक्षीरा। सातक्षीरा। हाँ। सामने ही है। हाँ। तो कैसे आए थे यहाँ पर? ब्लैक एसलम। ब्लैक में? मतलब कैसे? जैसे नदी है ना, साथी एसलम। नदी पार करते हुए? हाँ। नदी में तैरते हुए? हाँ। कोई दलाल? 20-25 हजार। 20,000 रुपये देना पड़ा? हाँ। किसको देना पड़ा? দালাল को। বিজেপি সরকার হওয়াতে কি ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে, কি মনে হয়? ভালো হয়েছে কি খারাপ হয়েছে সেটা ইন্ডিয়ার নাগরিকের, হ্যাঁ নাগরিকরা বুঝবে। তৃণমূলের সরকারে ভালো ছিল? হ্যাঁ মোটামুটি ভালো ছিলাম। আচ্ছা, কেউ ধরপাকড় করতো না? করতো না তেমন। আচ্ছা। করেনি ভুল, কিন্তু
এতটাও না। উৎপাদ হতো না, কিন্তু ওখানে তৃণমূল থাকলে মনে হয় থাকতে পারতাম, আমরা সুবিধা হতো, খেয়াল করতো আমাদের দিকে। এখানে আমরা শুনছি অসুবিধা এখনো হয়নি। इन लोगों का कहना है असुविधा तो होगी, जब तक तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी तब ऐसा नहीं होता था। बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्हें निकाला जा रहा है। अब्दुल कह रहे थे कि वो न्यू टाउन इलाके में रिक्शा चलाकर गुजार कर रहे थे। अगर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में रहती तो वो कुछ और दिन पश्चिम बंगाल में रह सकता था, उसे बांग्लादेश न लौटना पड़ता। अब्दुल और रेहान जैसे तमाम बांग्लादेशी हैं जो बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। हाकिमपुर चेकपोस्ट पर हमारे संवाददाता ओंकार सरकार को फहीम मालिका नाम का बांग्लादेशी मिला। उसका घर बांग्लादेश के कुष्टिया जिले में है। वो 1 साल पहले राजशाही बॉर्डर से भारत में घुसा था। दलाल को 5,000 रुपए दिए थे। कुछ दिन बंगाल में रहा, फिर केरल चला गया। केरल में राजमिस्त्री का काम करने लगा, लेकिन बंगाल में जिस तरह की सख्ती हो रही है, फहीम के कई परिचित वापस लौट रहे हैं। इसलिए उसने भी बांग्लादेश वापस जाने का फैसला किया। 5,000 টাকা দিয়েছিল, তারপরে কেরালায় চলে গেছিলাম। শুনলি সব মানুষ পাঠাই দিচ্ছে বাংলাদেশকে, ওরা আসলাম এখানে। केरला की काज करते हैं? ঢালাইয়ের কাজ। ढलाई करते हैं। जो घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंचे हैं उनका डर सही है, क्योंकि बंगाल में घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर तैयार हैं। मालदा के इंग्लिश बाजार टाउन में पहला होल्डिंग सेंटर पूरी तरह एक्टिव हो गया है। 12 घुसपैठियों को इस होल्डिंग सेंटर पर पहुंचा दिया गया है। जिस बिल्डिंग को होल्डिंग सेंटर में तब्दील किया गया है वहां कड़ी सुरक्षा है, पुलिस की तैनाती है, सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। 3 शिफ्टों में वॉलंटियर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है। मालदा के अलावा मुर्शिदाबाद में भी होल्डिंग सेंटर एक्टिव है। मालदा और मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 70% तक है, इसीलिए इन जिलों में घुसपैठिए आसानी से छुप जाते हैं, आराम से रहते हैं। एसआईआर के दौरान इन्हीं 2 जिलों में सबसे ज़्यादा फर्जी वोटर्स मिले थे, इसलिए सबसे पहले मालदा और मुर्शिदाबाद के होल्डिंग सेंटर शुरू किए गए। मुर्शिदाबाद वाले सेंटर में फिलहाल 3 बांग्लादेशियों को रखा गया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों ने अवैध रूप से बॉर्डर पार करने की कोशिश की थी। कल रात ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी है। इंटरेस्टिंग बात यह कि घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन पर तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोला, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। ममता बनर्जी ने भी आज हॉकर्स डे के मौके पर सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखी, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ संघर्ष की बात की, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक लफ्ज नहीं बोला। ये बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव के दौरान ममता बनर्जी बार बार चुनौती देती थी, अगर बंगाल में घुसपैठी हैं तो केंद्र सरकार उन्हें बाहर क्यों नहीं निकालती। हुमायूं कबीर जैसे नेता भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन का विरोध करते थे, लेकिन अब उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। आज हुमायूं कबीर ने कहा कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना ही चाहिए। वो मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हैं। मेरा ख्याल से इनको विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया, जो बेआईनी घुसपैठी है, जो इलीगल सिस्टम में कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होगा, ये मैं स्वागत कर रहा हूँ। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो 100 साल से मेरा जो भारत का नागरिक है, मेरा इंडियन सिटीजन है, तो इनके लिए तो कोई खतरा नहीं है ना। जो वो मैं बॉर्डर क्रॉस करके कोई इलीगल सिस्टम में आएगी तो उनको खिलाफ तो पुलिस वाला कार्रवाई करेगी, कदम उठाएगी। जो लोग पूछते थे कि बंगाल में घुसपैठिए कहाँ हैं, उन्हें सरहद पर लगी लाइनें देखनी चाहिए। जो कहते थे चुनाव आयोग ने एसआईआर में अपने देश के नागरिकों के नाम काटे, उन्हें बॉर्डर पर सामान लेकर खड़े लोगों की बातें सुननी चाहिए। इनके पास वोटर कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है और राशन कार्ड भी, लेकिन सब फर्जी हैं,
क्योंकि ये बांग्लादेशी नागरिक हैं। जब तक ममता बनर्जी की सरकार थी, इन इलीगल माइग्रेंट्स को किसी की परवाह नहीं थी, किसी का डर नहीं था। अब लगता है पकड़े जाएंगे। अब डिटेंशन सेंटर में जाने का डर है, इसलिए वो वापस अपने वतन जाना चाहते हैं। सरहद पर खड़े लोग उन सारे सवालों का जिंदा जवाब हैं जो ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के बारे में पूछे थे। बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी ने घुसपैठ को बड़ा इशू बनाया था। घुसपैठियों को बंगाल से निकालने का वादा किया था। शुभेंदु अधिकारी ने वो काम शुरू कर दिया है, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह पूरे देश में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। आज सरकार ने डेमोग्राफिक चेंज पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ के कारण अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज बड़ी प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज की घोषणा की थी। आज उस पर अमल हो गया। रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई। रिटायर आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा, रिटायर आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव और इकोनॉमिस्ट शमिका रवि कमेटी के मेंबर होंगे। होम मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी को इस कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। इस कमेटी में जनगणना आयुक्त को भी जगह दी गई है। आज अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठ होती है, इसलिए वो अगले 20 दिन तक राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे। अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ को घुसपैठ रोकना है। उसके साथ साथ जो घुसपैठी सरहद के आसपास के इलाकों में छुपे हैं, उन्हें भी खोजना है। सीमांत गांव में रखने वाली सभी जागरूकता से हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़ेगा। और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं। सरहद के उस पार से पैदा होने वाले सारे खतरों पर हमारी नजर तो होनी ही चाहिए, मगर सरहद के उस पार से सरहद के अंदर जिन लोगों का उपयोग कर कर आंतरिक खतरा होता है, उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए और उसको भी निर्दयता के साथ कानून के तहत कार्यवाही करनी चाहिए। इस प्रकार की एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड ही हमारे कंप्लीट सुरक्षा ग्रिड की कल्पना को पूरी कर सकती है। मैं कुछ दिन पहले बिहार के सीमांचल में गया था। वहां पर एक डिटेल मीटिंग इस बारे में स्थानीय प्रशासन और बिहार सरकार के साथ हुई थी। इसके बाद त्रिपुरा के बॉर्डर पर मीटिंग है और अंततोगत्वा बंगाल में भी ये मीटिंग को हमने सुनिश्चित कर दिया है। तो बीएसएफ की एक प्रकार से दोनों देशों की बॉर्डर जो आपकी सुरक्षा का जिम्मा है, वहां पर हमने चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना है। एक प्रकार से कई लोग उसको 4 लेयर कहने का प्रयास करते हैं। ये 4 लेयर नहीं है। किसी भी खतरे के लिए चारों चार की संयुक्त जिम्मेदारी करनी है और इसीलिए मैं चतुष्कोणीय ग्रिड का नाम देता हूं। हमारे यहां बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से दसियों साल से घुसपैठ होती रही, किसी ने परवाह नहीं की। कांग्रेस के जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है, 2013 की बात है, सरकार ने माना था कि देश में करीब 2.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं। ये इलीगल माइग्रेंट्स देश भर में जाकर अलग अलग जगहों पर बस गए। कई जगहों पर उनके कारण डेमोग्राफिक चेंजेस हुए जो देश के लिए खतरा है। इसलिए काम बड़े सिस्टमैटिक तरीके से करना होगा। अमित शाह ने नक्सलवाद को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है। इसलिए ये विश्वास करना चाहिए कि वो भारत में छुपे घुसपैठियों को चुन चुन कर खोजेंगे और उन्हें वापस उनके मुल्क भेजेंगे। अमित शाह तपती धूप में 20 दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर पर बिताएंगे।
राजस्थान के बाद गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जाएंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। इन 20 दिन में जो जानकारी हासिल होगी उसके आधार पर बड़े एक्शन का प्लान बनाया जाएगा। अब मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर टेंशन हो गई है। कुछ लोगों ने सोसाइटी में बकरे जमा कर लिए, जबकि प्रशासन ने कुर्बानी की जगह तय की हुई है। खुले में या रेजिडेंशियल सोसाइटीज में कुर्बानी पर रोक लगेगी। इसके बाद भी मीरा भाईंदर की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मुस्लिम परिवारों ने कुर्बानी के लिए 40 से ज्यादा बकरे जमा कर दिए। हिंदू परिवारों ने इसका विरोध किया, लेकिन मुस्लिम परिवार नहीं माने। तो बात बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई। हिंदूवादी संगठन के लोग सोसाइटी के बाहर इकट्ठा हो गए, मुस्लिम पक्ष से बात की, RWA से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। दोनों पक्षों में झड़प हुई, कुछ लोगों को चोट आई। बजरंग दल के कार्यकर्ता पर ब्लेड से हमला हुआ। इससे माहौल और खराब हो गया। हंगामा हुआ, मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया, लेकिन जब मुस्लिम पक्ष सोसाइटी में कुर्बानी पर अड़ा रहा तो बजरंग दल के कार्यकर्ता सोसाइटी के गेट पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जब इससे भी बात नहीं बनी तो बजरंग दल के लोग सुअर ले आए, लेकिन हालात बिगड़ते इससे पहले ही पुलिस ने इंटरवीन किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को रोका, फिर मुस्लिम पक्ष के लोगों को भी समझाया। बजरंग दल के लोगों ने कहा वो लोग 20 घंटे से मुस्लिम पक्ष के लोगों को समझा रहे थे, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन वरादेव के आते ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। हम जो लेकर आए थे वो वरादेव को लेकर आए थे और हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए हमने वरादेव की पूजा की। वो पूजा करते ही हमारी मनोकामना पूरी हुई और यहाँ से बकरे जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो वो कोई डुक्कर नहीं था, इनके लिए डुक्कर हो सकता है, हमारे लिए वो देवता ही है। जैसे हम वाघबारस में हम गाय माता की पूजा करते हैं, लेकिन आए दिन धर्म के नाम पर हिंदू समाज को प्रताड़ित करना ये ठीक है क्या? हमें लगता है ये ठीक नहीं है। इसलिए हम सब यहाँ के जो हिंदू समाज है उनके संरक्षण में आए हैं। मुंबई में किसी भी सोसाइटी में, यहाँ की नहीं है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी भी सोसाइटी में कुर्बानी होने नहीं देगा। ईद के विरुद्ध नहीं है, कुर्बानी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन जहाँ कुर्बानी देनी है वहीं वो जगह पर दीजिए। आप कहीं पर भी आप कुर्बानी देंगे, ये हिंदू समाज धर्म के नाम पर प्रताड़ित जो करते हैं विधर्मी, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू समाज के नाम पर जो किया वो तरीका तो ठीक नहीं था। अच्छी बात यह कि सोसाइटी में रहने वाले मुस्लिम परिवार भी बकरों को सोसाइटी से बाहर ले जाने के लिए राजी हो गए। पुलिस ने 3 ट्रक मंगवाए और बकरों को उस जगह पर शिफ्ट किया जो नगर पालिका ने कुर्बानी के लिए तय की है। मीरा रोड के पुणे में स्टेट में बकरे को लेकर जो विवाद हुआ था वो अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अब इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उसी सोसाइटी की है और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ट्रक्स आए और जो बकरे यहाँ पे थे उन्हें लेके फिलहाल जा रही है। सारे बकरे ले गए भैया? सारे बकरे कितने बकरे थे? 42 बकरे थे, सब भर लिए। कितने ट्रक है? 3 ट्रक है सर। 3 ट्रक। कहाँ लेके जा रहे हो? NH स्कूल। NH स्कूल। NH स्कूल कहाँ, कितनी दूर है यहाँ से? 5 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ से लेके जाया जा रहा है। 3 ट्रक है। देखिए, पहले ट्रक में बकरे हैं, दूसरे ट्रक में, और ये जो है वो तीसरा ट्रक है। यानी कि 3 ट्रक्स जो में भर के बकरे जो हैं वो ले जाया जा रहा है। पिछले 48 घंटों से लगातार जो विवाद हो रहा था अब थम जाएगा। मामला सुलझा, रास्ता निकला, शांति हुई, लेकिन फिर नेताजी इसमें कूद पड़े। अबू आजमी ने कहा कि सोसाइटी में कुर्बानी पहले भी होती थी, लेकिन अब सरकार बजरंग दल के लोगों को सपोर्ट करती है, इसलिए ये लोग मुसलमानों को त्योहार मनाने से भी रोक रहे हैं। कि ये जानबूझ करके ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। ये त्योहार है और इसमें कुर्बानी करना जरूरी है। अगर एक आदमी मुसलमान है और उसकी हैसियत है, उसके पास इकोनॉमिकल ताकत है, तो उससे कुर्बानी करना जरूरी है। कुर्बानी के लिए जो जानवर अलाउ है वही करना चाहिए। और सोसाइटीज के अंदर एक तरफ कोने में पर्दा लगा के हमेशा जहाँ कुर्बानी होती आई है,
लेकिन आजकल जो है ना माहौल खराब करके ये लोग जो है इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत चीज है। इस देश में हर धर्म के लोग अपना त्योहार मनाते हैं, सबको संविधान के मुताबिक सबको इजाजत है। लेकिन जब मुसलमानों के त्योहार आता है ना तो जानबूझ करके ये बजरंग दल के लोग, ये बीजेपी के लोग इस तरह की चीजें करके पोलराइज करने के लिए ये करते हैं। और जब ये टीवी हट जाता है तो हंस के बात करते हैं, बोले यार राजनीति है, क्या करें। जब टीवी हट जाता है तो हंस के बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि नियम सबके लिए बराबर है। प्रशासन ने कुर्बानी की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, इसलिए सोसाइटी में बकरे काटने की जिद करना सही नहीं है। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी कॉलोनी में हो, सोसाइटी में हो, अपने फ्लैट में हो, बकरे मारने की इजाज़त नहीं है। हर साल इस पर झगड़े होते हैं। इसे कानून में इसे कोई अलाउ ही नहीं है, तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा कहता है, करता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छी बात है कि बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े मौलवी इस तरह के विवादों से बचने की अपील कर रहे हैं। आज जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने मुस्लिम भाइयों को समझाया। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करें, कुर्बानी करते समय सरकारी आदेशों का पालन करें, खुले में कुर्बानी न दें, कुर्बानी के बाद जानवर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर न करें। अगर कुर्बानी के दौरान कोई विवाद होता है तो खुद कानून हाथ में लेने के बजाय प्रशासन से मदद लें। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कुर्बानी के जानवरों के अवशेषों को सड़कों, गलियों और नालों में न डालें। बकरीद के दौरान सफाई का ध्यान रखें। मौलाना मदनी ने कहा कि मुसलमान ईद का त्यौहार मनाएं, कुर्बानी भी दें, लेकिन ऐसा कोई काम न करें जिससे त्यौहार की खुशी पर ग्रहण लगे, किसी दूसरे को तकलीफ हो। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर एक अच्छी खबर असम से आई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में बताया कि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए कई मुस्लिम संगठनों ने उनसे कहा कि इस बार बकरीद पर वो गाय की कुर्बानी नहीं देंगे। हिमंता ने कहा इस तरह की समझदारी से समाज में भाईचारा बढ़ेगा। इस बार आसाम का काफी मुसलमान लोगों ने, काफी मुसलमान जमात ने यह सिद्धांत लिया है कि इस बार हम लोग गाय को कुर्बानी में नहीं व्यवहार करूंगा। हिंदू लोगों का सम्मान को सम्मान करते हुए हम गौ माता को कुर्बानी का रूप में इस्तेमाल इस बार नहीं करूंगा। जी, जो एक नया समय का इंगित देते हैं, जो नया समय का एक स्पष्ट रूपरेखा भी हमारा सामने लाते हैं। मैं आसाम का मुसलमान समाज को यही मन से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अगर ये सिद्धांत क्रियान्वित किया तो ये सिद्धांत असम का हिंदू लोगों को स्वाभाविक रूप से बहुत ही प्रभावित करेगा। और असम में हम एक साथ रहने का जो एक हमारा हमेशा हिस्सा है, इस हिस्सा को डेफिनेटली और आगे लेके जाएगा। मैं आशा करता हूं कि 29 तारीख जब ईद होगा, बकरीद होगा, जो लोग अभी तक सिद्धांत नहीं लिया है वो लोग भी सिद्धांत लेगा और असम में इस बार कोई गाय को कुर्बानी का रूप में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जो समझदारी असम के मुस्लिम भाइयों ने दिखाई, उसी तरह दूसरे राज्यों के लोगों को भी सोचना चाहिए। मौलानों की बात सुननी चाहिए। मुंबई में जिस तरह की टेंशन हुई वो अच्छी बात नहीं है। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, तमाम राज्य हैं, इन सब ने बकरीद के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। सबको नियम कायदों का पालन करना चाहिए और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना सिर्फ मुस्लिम भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है। हिंदू संगठनों को भी संयम बरतना चाहिए। अगर कोई बकरीद के मौके पर जानबूझकर माहौल खराब करे, रंग में भंग डाले, तो उसके खिलाफ बिना मजहब देखे एक्शन होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यूपी में बिजली संकट पर आज योगी आदित्यनाथ ने सीधी और साफ बात की। योगी ने कहा यह सही है कि बिजली की दिक्कत है, लेकिन सरकार पावर सप्लाई को बहाल करने की हर संभव कोशिश कर रही है। योगी ने कहा कि अगर आम लोग भी बिजली की बचत करें तो इस चुनौती का मुकाबला करने में आसानी होगी। योगी ने पावर सप्लाई में आ रही परेशानियों के कारण बताए। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका की जंग के कारण
एनर्जी की सप्लाई चेन टूट गई है। ऊपर से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण बिजली की डिमांड जबरदस्त बढ़ी है और ज्यादा लोड के कारण यूपी के 8 पावर प्रोडक्शन प्लांट्स में अचानक काम करना बंद कर दिया। चूंकि देश में भी बिजली की डिमांड ज्यादा है, इसलिए नेशनल पावर ग्रिड से बिजली मिलने में मुश्किल हो रही है। इन सब का असर पूरे राज्य में बिजली सप्लाई पर पड़ा। फिर योगी ने भरोसा दिलाया कि वो खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और सरकार की पूरी कोशिश है कि लोगों को मुश्किल न झेलनी पड़े। पिछले कुछ दिनों से भारी बिजली संकट है, चुनौतियां हैं, ऊर्जा का संकट है, वैश्विक संकट बन चुका है, चुनौती है। गर्मी अचानक बढ़ी, तमाम थर्मल पावर प्लांट ने अचानक शटडाउन ले लिया, उत्पादन कम हुआ। आप सोचो 2017 तक उत्तर प्रदेश में जो पीक पावर की सप्लाई होती थी वह 15 से 16 हजार मेगावाट होती थी। आज वह 32 से 33 हजार मेगावाट पहुंच गई है। 32 से 33। उस समय कुल 6000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता था। आज बिजली का उत्पादन पावर कारपोरेशन के मार्गदर्शन में ही 13,000 मेगावाट का हो रहा है। 13,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी लगभग 10,000 मेगावाट तक उसका उत्पादन बढ़ा है। लेकिन आवश्यकता तो हमारी लगभग 33 से लेकर 35,000 मेगावाट तक है और उसमें भी लोग कोताही नहीं बरत रहे हैं। थोड़ा एलपीजी के संकट को देखते हुए अपना सिलेंडर सुरक्षित रखें। उन्होंने इलेक्ट्रिक हीटर लाकर के उसमें भोजन बनाना शुरू कर दिया। बचना पड़ेगा। देश की समस्या हम सबकी समस्या है, व्यक्ति की नहीं, देश की। हर व्यक्ति को इसको अपने ऊपर भी लेना पड़ेगा। ये बात तो सही है कि यूपी में इस बार बिजली की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, अचानक बढ़ी है। संडे को बिजली की डिमांड 31,824 मेगावाट पहुंच गई, जो अब तक का एक नया रिकॉर्ड है। ज्यादा लोड की वजह से जवाहरपुर, घाटमपुर, टांडा और पारिछा के पावर प्लांट की 8 यूनिट्स में पावर जनरेशन रुक गया। इसकी वजह से लखनऊ से लेकर यूपी के तमाम गांवों और तहसील मुख्यालयों में बिजली सप्लाई रोकनी पड़ी, वरना ग्रिड फेल हो जाने का खतरा था। योगी ने कहा कि सरकार स्थिति को संभाल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां लोगों को भड़का रही हैं, अफवाह फैला रही हैं। लोगों को इन अफवाहबाजों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। योगी ने कहा इस मुश्किल वक्त में भी यूपी में 18 घंटे तक बिजली की सप्लाई हो रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के जमाने में तो साल भर बिजली के तारों पर लोग कपड़े सुखाते थे, क्योंकि लाइट कभी आती ही नहीं थी। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। हमारे यहां मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देश के साथ खड़े होने की बजाय देश को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास। ये स्वस्थ मानसिकता नहीं, अस्वस्थ मानसिकता है कि जो ये अफवाहबाज हैं, ये देश के हितैषी नहीं है, आपके हितैषी भी नहीं है। ये सब जब भी सत्ता में रहे हैं, इन्होंने आपके हितों के लिए कार्य नहीं किया, आपका विकास बाधित किया।
योगी ने डायरेक्ट अटैक किया, तीर निशाने पर लगा। अखिलेश यादव ने पलटवार करने में देर नहीं की, लेकिन डायलॉग पुराने मारे। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए, अगर उन्होंने यूपी में पावर प्रोडक्शन बढ़ाया है तो फिर बिजली का संकट क्यों है। डबल इंजन का धुआं निकल गया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार की। डॉलर कहां जा रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें आपको डीजल, पेट्रोल और सीएनजी हर दिन बढ़ता हुआ दाम की खबर मिल रही है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहले खबर महीनों में, साल में मिलती थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कहो हर घंटे ना खबर मिलने लगे आपको। बबूल का पेड़ जब लगाया है तो आम मांगोगे क्या? आम कहां से मिलेगा आपको? स्मार्ट मीटर तो जनता ने उखाड़ के फेंक दिए, नहीं तो स्मार्ट मीटर के माध्यम से कितनी वसूली की तैयारी थी। मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं कि सबसे ज्यादा बिजली का कारखाना किसने लगाया, और कम से कम मुख्यमंत्री जी एक कारखाने का नाम ले दें तो उससे भी थोड़ी बहुत बिजली से राहत मिल जाएगी। बिजली के कारखाने का नाम भी नहीं लेती सरकार। योगी आदित्यनाथ ने आज पावर क्राइसिस की वजह खुलकर बताई थी। पावर जनरेशन और डिमांड का अंतर भी समझाया था, लेकिन शायद अखिलेश ने उनकी पूरी बात नहीं सुनी। योगी ने आज आम लोगों की मदद भी मांगी, ये भी बताया कि बिजली बचाने के लिए आम लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारा दायित्व बनता है ऊर्जा संकट के इस दौर में हम किसी के बहकावे में न आने पाए, अफवाह न फैलने दें। हमारा प्रयास हो कि जितनी बिजली हमारी आवश्यकता हो उतना ही जलाएं, अनावश्यक। अब घर में जिस कमरे में कोई नहीं, क्यों एसी जला रहे हैं, क्यों पंखा चला रहे हैं? रात्रि में जब आवश्यकता नहीं तो जितनी लाइट आवश्यक है, एक लाइट जला दीजिए, एक दो लाइट महत्वपूर्ण स्थानों पर जलाइए, बाकी लाइट बंद कर दीजिए। डेकोरेशन के लिए जो घर घर में लोगों ने लाइट लगा रखी है उसको बंद कर दीजिए इस दौरान। स्ट्रीट लाइट नगर निकायों का दायित्व बनता है उतना ही जलाएं जो नागरिकों के हित में हो, अनावश्यक न जलाएं। ऐसे पंचायतों में भी हमें करना होगा। ये सभी कार्य हम करेंगे तो हम अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे और चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉर्पोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। तो ये हमारा नागरिक दायित्व भी बनता है। आलोचना प्रत्यालोचना से काम नहीं चलने वाला। संबल देकर के मजबूती के साथ इसको आगे बढ़ाना, और सरकार हर समस्या का समाधान निकालेगी। ये डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार समस्या नहीं छोड़ती है, समाधान देती है, समाधान। यूपी में गर्मी ने रिकॉर्ड बनाया, बिजली के डिमांड ने भी रिकॉर्ड बनाया, और जब डिमांड एक्सेप्शनल होती है तो प्रॉब्लम भी एक्सेप्शनल होती है। ये भी देखना चाहिए कि यूपी में योगी के शासन में बिजली के प्रोडक्शन ने भी रिकॉर्ड बनाया, बिजली की सप्लाई भी रिकॉर्ड हो रही है। अब जनता की उम्मीद तो यह है कि ट्रांसफार्मर्स और ट्रांसमिशन लाइंस में भी रिकॉर्ड टाइम में सुधार हो। जनता को भी सहयोग करना चाहिए, यूपी में रहने वाले हों या यूपी में काम करने वाले, किसी को भी बिजली वेस्ट नहीं करनी चाहिए। योगी की बिजली बचाने की सलाह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से एनर्जी के बड़े सोर्स ऑयल एंड गैस की सप्लाई चोक्ड है, और हालात कब सुधरेंगे किसी को नहीं मालूम। ईरान और अमेरिका फाइनल एग्रीमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। ऐसे में पीस डील कैसी होगी, कब होगी, इसको लेकर पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है। अमेरिका ने साउथ ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के ईरान के ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने ईरान पर हमले सेल्फ डिफेंस में किए। इन हमलों से ईरान की स्पीड बोट्स और मिसाइल्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटीज को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि अमेरिकी अटैक के जवाब में IRGC ने भी अमेरिकन वॉरशिप्स पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए।
ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के कई ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका ने एक बार फिर ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स पर बमबारी की, तो ईरान ने भी अरब सागर में अमेरिका के वॉरशिप्स पर मिसाइल फायर की। इन हमलों की वजह से दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट अटक गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के साथ पीस डील से पहले अरब देशों से इजराइल को मान्यता देने और अब्राहम एकॉर्ड पर साइन करने की शर्त रखी थी, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के एंड्रिश यूरेनियम को डिस्ट्रॉय करने की शर्त दोहराई थी। ईरान इसके लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन आज अमेरिका के विदेश मंत्री से पूछा गया कि अमेरिका पीस डील करना चाहता है या सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, असलियत क्या है। इस पर मार्को रूबियो ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ बहुत अच्छी डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा, एनरिच्ड यूरेनियम डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी बात बनेगी। Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls, and obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने स्पेशल एयरक्राफ्ट में बात करते हुए जो कुछ कहा उसका मतलब आपको हिंदी में बता देता हूं। रूबियो कह रहे थे कि कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने अरब देशों के लीडर से बात की थी, फाइनल डील के ड्राफ्ट पर चर्चा की थी। अब एग्रीमेंट की एक एक लाइन को बारीकी से देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा। उस पर टोल के समर्थन में कोई देश नहीं है। चीन हो या भारत हो या फिर यूरोपीय देश, कोई भी टोल सिस्टम के पक्ष में नहीं है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप या तो अच्छी डील करेंगे या फिर ईरान से कोई डील नहीं होगी। इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है। भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए एक बड़ा समझौता किया है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए। समझौते के तहत भारत और अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाई में सहयोग बढ़ाएंगे। इस डील का मकसद क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के मामले में चीन पर डिपेंडेंस को खत्म करना है। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, सेमीकंडक्टर चिप और सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोडक्ट जैसी मॉडर्न इंडस्ट्रीज में होता है। इस वक्त दुनिया की 70% रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग चाइना में होती है। 90% रेयर अर्थ की मिनरल की प्रोसेसिंग भी चीन करता है। इसलिए इस मामले में भारत और अमेरिका समेत पूरी दुनिया चीन पर डिपेंडेंट है और चीन इसी डिपेंडेंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इस निर्भरता को कम करने के लिए आज भारत और अमेरिका ने यह एग्रीमेंट किया। Now, this particular framework aims to deepen our cooperation across the entire critical minerals and rare earth supply chain, including mining, processing, recycling, and related investments. It will certainly strengthen resilient and diversified supply chains. It will help us to collaborate in financing and in the effective management of critical minerals and rare earth scrap. So I think it's a very important initiative. I'm very glad, Secretary, that during your visit we could finalize it and sign it. It's one more sign of how close our cooperation is and how important it is today in a world where there are so many challenges but also so many opportunities.
जयशंकर ने बताया इस समझौते से भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ सेक्टर में सहयोग बढ़ेगा। दोनों देश इस अहम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। जयशंकर ने कहा कि यह समझौता इस बात का प्रूफ है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती कितनी गहरी है। दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ये दोस्ती बहुत अहम है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स मॉडर्न इंडस्ट्री की जान है। इनको किसी और देश के कंट्रोल में नहीं छोड़ा जा सकता। क्योंकि भारत अमेरिका का भरोसेमंद पार्टनर है, इसलिए अमेरिका ने उसके साथ ये डील की है। Today, because we both have a strategic and shared interest in the fact that vibrant innovation economies such as ours cannot afford to leave the foundational materials of these industries vulnerable to single source monopolies that could deny us these things, not just in a time of conflict, but as a leverage point in contrary to our sovereign national interests. मार्को रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका के सामरिक हित एक जैसे हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और आर्थिक विकास में क्रिटिकल मिनरल्स की बड़ी भूमिका है। ऐसे में भारत और अमेरिका इस सेक्टर में किसी एक देश के भरोसे नहीं रह सकते। भारत के फाइनेंस की प्रॉब्लम 3 फ्रंट पर है: फॉरेन एक्सचेंज, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स। ये कहा था कल निर्मला सीतारमण ने। तेल और खाद के लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं। इसमें भारी फॉरेन एक्सचेंज आता है जिसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। और युद्ध के कारण ऑयल और फर्टिलाइजर दोनों की कीमतें बढ़ी हैं। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर हर चीज पर होता है। जैसे खाने पीने की चीजों के दाम 5 से 10% बढ़ गए हैं। इस संकट से शॉर्ट टर्म में निपटने का तरीका है तेल के कंजम्पशन को कम करना, ऑयल पर खर्चा कम करना और लॉन्ग टर्म में तेल पर डिपेंडेंस कम करना। आपसे थोड़ी देर पहले कर्नाटक को लेकर बड़ी खबर आई है। पता चला कि कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। आज दिन भर मीटिंग्स का दौर चला। पहले राहुल गांधी ने खरगे और कर्नाटक के प्रभारी सुरजेवाला से बात की। इसके बाद सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के साथ अलग अलग बात हुई। इसके बाद राहुल गांधी, खरगे, वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सिद्धरामैया और शिव कुमार की मीटिंग हुई। 6 घंटे तक चली मैराथन मीटिंग्स के बाद शाम को जब सारे नेता बाहर निकले तो केसी वेणुगोपाल ने इतना ही कहा कि आज की मीटिंग में सिर्फ राज्यसभा और विधान परिषद के इलेक्शन को लेकर बात हुई। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की बातें सिर्फ अफवाह हैं, इन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमारे रिपोर्टर ने बताया कि वेणुगोपाल जिसे अफवाह बता रहे थे वही हकीकत थी। और ये जानकारी लेने के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के संवाददाता विजय लक्ष्मी के पास। विजय, क्या अपडेट दे सकती हैं आप हमारे दर्शकों को? बिल्कुल रजत जी, आज एक तो पहली खबर यही है कि सिद्धरामैया को स्टेप डाउन करने के लिए कांग्रेस लीडरशिप ने कह दिया है। 8 जून को जो है वो राज्यसभा के जो चुनाव हैं उनका नामांकन होगा और उम्मीद की जा रही है कि उससे पहले उनका इस्तीफा इसी हफ्ते में कभी भी सिद्धरामैया का इस्तीफा जो है वो हो जाएगा। उनको आला कमान की तरफ से राज्यसभा का ऑफर दिया गया है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सिद्धरामैया को राज्यसभा में मिले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट सिद्धरामैया को देना चाहती है। एक तो वो ओबीसी समाज से आते हैं, दूसरा एक बहुत वेटरन चेहरा है और कांग्रेस पार्टी ने पिछले जो उनके अनुभव हैं उसमें देखा है कि चीफ मिनिस्टर्स को जब भी डिसरिस्पेक्टफुल विदाई दी है उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को चुनावी हार से झेलना पड़ा है। लिहाजा एक ओबीसी चेहरे को, कर्नाटक के बड़े चेहरे को एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राज्यसभा में लाकर दी जा सकती है। और ये इस तरह की एक जरूर चर्चा है कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में बनाया जाए। स्टेप डाउन करने के लिए उनको कह दिया गया है। हालांकि डीके विजय, बड़ी खबर आपने दी है और अब स्टेप डाउन करेंगे सिद्धरामैया, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और फिर वो दिल्ली आते हैं, क्या बनते हैं, क्या करते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। विजय लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। अगर राहुल गांधी ने सिद्धरामैया को हटाने का फैसला कर लिया था तो बेहतर होता कि कांग्रेस के नेता की घोषणा भी कर देते, लेकिन वेणुगोपाल ने इस तरह की बातों को अफवाह बताया, मीडिया को ब्लेम किया।
अब इस पर कौन यकीन करेगा कि सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक टॉप लीडर्स की 6 घंटे की मीटिंग हुई और बात सिर्फ राज्यसभा और विधान परिषद के उम्मीदवारों को लेकर हुई? कौन मानेगा? राज्यसभा की बात बहाना है, सिद्धरमैया को राज्यसभा के रास्ते दिल्ली लाना है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। सिद्धरमैया कांग्रेस पार्टी का एक जाना माना ओबीसी फेस हैं। उनकी मर्जी के बगैर अगर उन्हें हटाया गया, डीके शिवकुमार को लाया गया, तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसीलिए कांग्रेस के नेता साफ साफ बात करने से बच रहे हैं। लेकिन हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने साफ साफ बता दिया कि सिद्धरमैया को हटाने का फैसला हो चुका है, उन्हें कंधे कर दिया गया है। अब यह उन पर है कि वो इस्तीफा देकर दिल्ली आते हैं, राज्यसभा के मेंबर बनते हैं या नहीं। पंजाब में आज एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। नशे की बढ़ती प्रॉब्लम के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए मशहूर पॉप सिंगर हनी सिंह ने बीजेपी से मदद मांगी। हनी सिंह ने आज बीजेपी के महासचिव तरुण चुग से मुलाकात की और कहा कि वो पंजाब में नशे के खिलाफ मुहिम में बीजेपी का साथ देना चाहते हैं। वो खुद इसका शिकार हो चुके हैं, इसलिए नौजवानों को नशे के जहर से बचाना चाहते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਰੁਣ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ ਸਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। तरुण चुग ने भी कहा कि पंजाब की पहचान हमेशा से दूध दही लस्सी और घी को लेकर रही है, हेरोइन और स्मैक को लेकर नहीं। इसलिए युवाओं को फिर से दूध दही की तरफ देखना चाहिए। दुध पियो, दही खाओ, लस्सी पियो ते घ्यो छको ते जवानियां माणो, चिट्टा छड्डो। दही दुध दी ताकत सब नाल वड्डी ताकत है और ये पंजाब की पहचान है। दुध दही लस्सी ते घ्यो, तगड़े गबरू ते मेरियां धीयां तगड़ियां, पंजाब की निशानी। हनी सिंह को नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। पंजाबी पॉप सिंगर जस्सी जस्सी ने कहा यह गलत है। जस्सी का कहना है कि जिस शख्स ने अपने गानों से पंजाब में ड्रग एंड गन कल्चर को बढ़ावा दिया, नशे को अपने गानों के जरिए ग्लैमराइज किया, अगर वो नशा मुक्ति की बात करेगा तो उस पर कौन यकीन करेगा। हनी सिंह ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਮਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਮਬੈਸਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੀयत नहीं रखते। यह हैरानी की बात है कि बीजेपी ने नशे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हनी सिंह को चुना। हनी सिंह अच्छे सिंगर हैं, पॉपुलर हैं, पर वो खुद लंबे समय तक नशे के जाल में फंसे रहे। हनी सिंह पर अपने गानों से नशे को प्रमोट करने के आरोप लगे थे। बेहतर होता कि पंजाब में बीजेपी किसी ऐसे सिंगर को चुनती जिसने नशे के खिलाफ, चिट्टे के खिलाफ आवाज उठाई हो। आखिर में गणपति बप्पा के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर आपको बता दूं। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह अब मुंबई में भी सिद्धि विनायक कॉरिडोर बनेगा। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। यह भव्य कॉरिडोर जब बनेगा तब कैसा होगा, इसकी तस्वीरें भी आज सामने आई। महाराष्ट्र की सरकार इस कॉरिडोर पर 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कॉरिडोर के फर्स्ट फेज में 78 करोड़ रुपए के काम किए जाएंगे। पहले फेज में मंदिर का भव्य एंट्री गेट, अंडरग्राउंड 2 मंजिला पार्किंग, क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम और सौंदर्यीकरण का काम होगा। इसके अलावा भक्तों के लिए सिटिंग एरिया, एंट्री एग्जिट सिस्टम भी डेवलप किए जाएंगे। 225 साल पुराने मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए सरकार ने मेगा डेवलपमेंट प्लान बनाया है। इस प्लान के जरिए कॉरिडोर के आसपास की सड़कें चौड़ी की जाएंगी, फुटपाथ डेवलप किए जाएंगे, नया दर्शन कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। इस एरिया में ट्रैफिक और पार्किंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कॉरिडोर में जो पार्किंग बनाई जाएगी उसमें 120 4 व्हीलर और 4 बड़ी बसेस खड़ी की जा सकेंगी।
मंदिर के पास पूजा सामग्री की दुकान लगाने वाले लोगों के लिए भी सरकार ने प्लान बनाया है। इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। सभी दुकानदारों को नई मॉडर्न तरीके की दुकानें दी जाएंगी। मंदिर के बाहर एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी डेवलप किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिद्धि विनायक कॉरिडोर का भूमि पूजन कर दिया है। उन्होंने कहा, इस प्रोजेक्ट का मकसद मंदिर की भव्यता बढ़ाने के साथ ही भक्तों को आसान दर्शन की व्यवस्था करना है। कॉरिडोर बनने से टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। जिस तरह से वाराणसी में काशी विश्वनाथ, अयोध्या में राम मंदिर और उज्जैन में महाकाल का विकास हुआ है, उससे वहां जाने वाले भक्तों को बेहतर सुविधाएं मिली हैं। उम्मीद तो है कि सिद्धि विनायक मंदिर भी उसी तरह से बनेगा, उसी तरह से इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। यहाँ लोगों की बहुत आस्था है। हजारों लोग रोज भगवान गणेश के दर्शन करने आते हैं। उन्हें सुविधा मिले, ये अच्छी बात होगी। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।